जय हिंद, जय भारत। और आप इस समय देख रहे हो CCN न्यूज़ 24 चैनल। मेरा नाम है दिनेश गर्ग जैन, कड़वे सवालों वाला। बता दूं, लगातार लगभग पिछले 1.5 महीने से हम लोग आपको पूर्व सैनिकों की आवाज़ सुना रहे हैं, पूर्व सैनिकों की मांग आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। और लेकिन बड़े शर्म के साथ मुझे ये भी कहना पड़ रहा है कि जो मीडिया का, जो लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है मीडिया, गोदी मीडिया कहूँ उसको या क्या कहूँ, जो मर्जी कह सकते हो, वो अभी तक यहाँ तक नहीं पहुँचा है कि वो अपने सरहद के सिपाही की, अपने जवानों की, अपने सेना की आवाज़ को सरकार तक पहुँचाने में वो असक्षम है। क्यों वो यहाँ तक पहुँचा नहीं है? लेकिन यहाँ की आवाज़ को बुलंद करने के लिए, पूर्व सैनिकों के धरने को और मजबूती देने के लिए बिहार से कुछ मेरे साथ पूर्व सैनिक भाई पहुँचे हैं। सबसे पहले आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत करूँगा यहाँ पे जंतर मंतर के धरने पर। धन्यवाद सर। मैं अपने बिहार की तरफ से, बिहार के पूर्व सैनिकों की तरफ से आपके चैनल को, CCN न्यूज़ चैनल को, मैं हम लोगों से बात करने के लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। सर, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा आपका नाम क्या हुआ और बिहार में कहाँ से आए हैं? मैं बिहार से, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट से सूबेदार JP सिंह, जो कि आज ही बिहार से चल करके यहाँ पे पहुँचा हूँ। बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलकर, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं सेनाओं के धरने को मजबूत करने के लिए और उनकी आवाज़ को और बुलंद करने के लिए बिहार से आप यहाँ पे हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है सर। एक बार परिचय आपका भी जानना चाहूँगा सर। मैं बिहार औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट का पूर्व सैनिक संघ का उपाध्यक्ष संजय कुमार, जो मैं आज चलकर खुद यहाँ पहुँचे हुए हैं जंतर मंतर। सबसे पहला सवाल मेरा सर आपसे ये रहेगा कि ये हमारे उपाध्यक्ष हुए, मैं सेक्रेटरी हुआ, दोनों को जिम्मेवारी दिया गया कि आप वहाँ पे जाके जंतर मंतर के ऊपर हमारे पूर्व सैनिक जो बैठे हुए हैं उनको सपोर्ट करें। बहुत अच्छा है कि देखा यहाँ पे बिहार से पहुँच करके ये लोग यहाँ पे आ चुके हैं। 700-800 किलोमीटर दूर है मेरे ख्याल से, इतना होगा। 1000 किलोमीटर। देखो 1000 किलोमीटर पार कर करके सेना भाइयों की, पूर्व सैनिक भाइयों की आवाज़ को और मजबूत करने के लिए, धरने को और मजबूती देने के लिए ये लोग यहाँ पे पहुँच गए। लेकिन बड़े शर्म के साथ कहना पड़ रहा है कि नज़दीक में 5 कदम पर संसद भवन है, वहाँ से कोई नेता अभी तक नहीं पहुँच पाया यहाँ पर, और ना ही कोई गोदी मीडिया, मतलब नेशनल मीडिया यहाँ पहुँच पाया। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा सर, नेशनल मीडिया भी ना लगभग यहाँ पे 54-55 दिन हो चुके हैं इन लोगों को यहाँ पे बैठे हुए, नहीं पहुँचा है, क्या कहेंगे उस पर? मेरे बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि नेशनल मीडिया बड़े बड़ी बातें करती है चैनल के ऊपर। एक छोटी सी घटना को, एक अगर सेलिब्रिटी का कुछ घर में बच्चा पैदा हो रहा है तो उसको भी लेकर के पूरे दिन भर मीडिया में चलते रहता है। और नेशनल मीडिया के ऊपर बहुत दुख और बहुत शर्म से हमें बोलना पड़ रहा है कि जो हमारे देश के लिए सरहद के ऊपर जान दे रहे हैं, शहादत दे रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, और अपने उम्र की, अपने एक बचपना 17 साल की उम्र में जाकर के देश की रक्षा कर रहे हैं, राष्ट्रभक्त हैं, वो एक्चुअल राष्ट्रभक्त हैं, जो वहाँ पे सेना में जाने के बाद ये नहीं सोचते हैं कि हमारा अगला गोली जो दुश्मन का आ रहा है वो किसके नाम से आ रहा है, उस पर किसी का नाम नहीं लिखा रहता है। और उस सैनिक की समस्या जो आने के बाद, घर पे आने के बाद वो पूर्व सैनिक होता है, और पूर्व सैनिक के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है सरकार की तरफ से और हमारे सीनियर अधिकारियों के वजह से, जो हम लोग के साथ व्यवहार किया गया है OROP 2 में, जैसा कि आपने जान रहे हैं OROP 2 के बारे में जो हमारे साथ विसंगतियां हो रहा है, उसको लेकर के जो हमारे साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। बड़ी बातें करते थे हमारे प्रधानमंत्री जी, आज अगर राष्ट्रभक्त का उनके ऊपर तमगा लगा हुआ है तो इन्हीं फौजियों के वजह से लगा हुआ है। अगर ये फौजी के ही ऊपर वो पूरे चुनाव लड़े थे और उनको इन्हीं फौजियों के चलते उनको इतनी बड़ी हुजूम मात्रा में उनको जन समर्थन मिला था, और अपने राष्ट्रभक्त के नाम पर वो आए थे, और वही राष्ट्रभक्त का जो एक हम लोग सेना है, सैनिक के नाम पर वो चुनाव लड़ने के बाद जो आज वहाँ पे बैठे हुए हैं, और उन्हीं के साथ जो समस्या है उनकी समस्या को आंख बंद करके बैठे हुए हैं वहाँ पे। और गोदी मीडिया, उनको थोड़ा सा शर्म आना चाहिए। अंजना ओम कश्यप जी, जो 9 बजे के आज तक के लेकर के, एक हमारे पत्रकार हैं, क्या नाम है उनका? मनीष कश्यप। नहीं, वो चलाते हैं एक राजनीतिक पार्टी को लेकर के, उनको हाँ एजेंडा चलाते हैं, एक घंटा तक उनके बारे में बोलते हैं, लेकिन उनके पास समय नहीं है कि 5 मिनट आकर के हमारे पूर्व सैनिकों के बारे में, उनकी समस्या को, सुधीर चौधरी जी को थोड़ा सा ये सोचने की ज़रूरत है। उन नेशनल मीडिया को ये सोचने की ज़रूरत है। आज हम आप लोग का बहुत बड़ा सम्मान करते हैं कि जो हम लोग के बात को किसी न किसी माध्यम से, किसी न किसी तरह से जनता के बीच में पहुंचा रहे हैं। क्या उनकी फर्ज नहीं बनती थी? उनको फर्ज नहीं बनता था कि 5 मिनट भी हम लोग के बारे में कुछ जनता को समझाएं?
और हम लोग किसी मतलब देश सरकार विरोधी काम नहीं कर रहे हैं। अगर वो सरकार सोच रहे हों कि हम लोग सरकार विरोधी काम कर रहे हैं, नहीं, तो हम लोग सरकार विरोधी काम नहीं कर रहे हैं। हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं, जायज़ मांग कर रहे हैं। मीडिया के पास और भी तो काम है ना। काम है तो उनको इससे बड़ा काम क्या हो सकता है? एक देशभक्त है, देशभक्त के अलावा कौन सा काम होता है? अगर राजनीतिज्ञता के बारे में एक आतंकवादी अगर आता है गुजरात से और उसको दिन भर से ले करके जब तक इलाहाबाद पहुंचता नहीं, उसकी बाइट चलाने के लिए उनके पास समय है और वो राष्ट्रभक्त है, वो क्या आतंकवादी राष्ट्रभक्त है, उसके बारे में तो दिन भर आप चला रहे हैं। एक हमारे बारे में हम भी तो राष्ट्रभक्त है। हम अगर हैं तभी आपकी मीडिया है, अगर हम नहीं है तो आप मीडिया में नहीं आप बैठने लायक हैं वहाँ पर। तो हम लोग का थोड़ा सा भी फर्ज नहीं बनता है कि हम लोग की बात को भी वहाँ पे आप मीडिया में रखें? ये सोचने की जरूरत है उनको। ये बिल्कुल वाकई सही बात कही है। जब मीडिया का लोकतंत्र का चौथा स्तंभ का पिलर खुद डगमगाने लगे, जब वो खुद पक्षपात करने लगे, तो फिर उम्मीद किससे की जाएगी। अच्छा, दूसरी चीज, आप लोगों के साथ जो विसंगतियां हुई, OROP, MSP, डिसेबिलिटी पेंशन, तमाम तरह की हुई, आप भी आए ना सर यहाँ पे, तमाम तरह की आप लोगों के साथ विसंगति, उन चीज़ों को लेकर विसंगति कहूँ, धोखा कहूँ, गद्दारी कहूँ, पीठ में छुरा घोपना कहूँ, कुछ भी कह सकता हूँ मैं। 3 तारीख को एक बहुत बड़ी कॉल दी गई थी, प्रत्येक राज्य के अंदर जो है DM को ज्ञापन सौंपा गया था। क्या माहौल रहा था, किस तरह से वो रहा था 3 तारीख का आपके बिहार के अंदर, किस तरह से रहा था? देखिए सर, 3 तारीख का हमारा यहाँ से संगठन की तरफ से ये मैसेज दिया गया कि वहाँ पे आप पूरे सैनिक तो यहाँ पे आ नहीं सकते हैं, किस अवस्था में लेकिन एक सैनिक आह्वान करें, एक हर डिस्ट्रिक्ट में कम से कम इकट्ठा हुए, एक जगह पे इकट्ठा हुए और सरकार को जागृत करने का प्रयास करें। किसके माध्यम से? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के माध्यम से। तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एक हमारा हम जब पेंशन चले जाते हैं, जब रिटायर्ड हो जाते हैं, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हमारा वहाँ का कमांडिंग ऑफिसर होता है, हमारा गार्जियन होता है, हमारा कर्ता धर्ता वही होता है। सेना के किसी भी तरह का समस्या का समाधान करने का अधिकार उसके पास है। तो हमारा ये फर्ज बनता है एक पूर्व सैनिक होने के बाद कि हम अपने जो हमारा सर्वे सर्वा है उसके माध्यम से सरकार को जगाने की कोशिश करें। क्या क्या विसंगतियां आपने उसके अंदर मेंशन की हैं? हमने उसमें जो हमारा यहाँ संघ की तरफ से, और सामने आप देख रहे हैं बहुत दिन से आप काम कर रहे हैं हम लोग के साथ और आपकी कई बाइट हमने सुना है। मेन मुद्दा हम लोग के पास क्या है? मेन मुद्दा, हम लोग जब वहाँ से आते हैं तो हम लोग के साथ पेंशन एक सहारा होता है। विधवाओं के पति मर जाने के बाद उसका सैनिक जो उसका पति है, उसके शहीद हो जाने के बाद उसका सहारा सिर्फ पेंशन है। उस पेंशन हमारा अधिकार अगर दिए हैं आपने, तो उस अधिकार को हम लोग का देने की जिम्मेवारी आपकी है। जो विसंगतियां हैं अफसर और जवान के बारे में, जो वो MSP, हमारा मेन मुद्दा क्या है? मिलिट्री सर्विस पे अगर वो शहीद हो रहा है, अगर वो वहाँ पे मौजूद है बॉर्डर पे, अगर वो है तो एक सिपाही भी बॉर्डर पर है। जो सेवा वो दे रहा है वही एक सिपाही दे रहा है। अगर उसमें ब्लड जो दौड़ रहा है वही एक ब्लड फौजी में, सिपाही में भी दौड़ रहा है। तो क्या उसमें है कि वो 15,000 ले रहा है, हम 2,000 ले रहे हैं, 6,000 ले रहे हैं? गलत है, वो बहुत गलत है। वो -50 डिग्री में रह रहा है तो हम भी -50 डिग्री में रह रहे हैं। वो +50 में रह रहा है तो हम भी +50 में रह रहे हैं। तो क्यों ये विसंगतियाँ क्यों? बहुत है, काफी। डिसेबिलिटी, अगर वो डिसेबिलिटी हो रहा है, हम डिसेबिलिटी हो रहे हैं, क्या उसका पैर सोने का है? उसका पैर या हाथ सोने का है कि उसको मिले हमसे 10 गुना ज़्यादा? और हम कुछ नहीं, हमारा पैर शीशे का बना हुआ है कि टूट जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अफसर होता है, अफसर होता है तो उसके लिए उनको पेमेंट दिया गया है, बेसिक पे उनको लिए निर्धारित किया गया है, उनका ग्रेड पे निर्धारित किया गया है। लेकिन ये तो नहीं है ना कि -50 डिग्री में आप रहेंगे और हम ये सिपाही भी रहेगा तो उसको क्या, उसको ठंडा नहीं लगता है? आपको ठंडा लगता है? गोली खाने वो अकेला जाएगा, वो उसको भले गोली लगेगा, आप तो पीछे बैठे हुए हैं। किस अधिकार से आपको बराबर चाहिए? इसको क्यों नहीं चाहिए? सही है ना सर? डिसेबिलिटी तो चाहिए। डिसेबिलिटी अगर एक विधवा सिपाही का विधवा को 12,000 15,000 मिलता है और एक अफसर की विधवा को सीधे 1 लाख मिलता है, किस आधार पर मिलना चाहिए? यही 97% आज कैग का रिपोर्ट आया है कि 50% अफसर ले रहे हैं डिसेबिलिटी, फालतू के, बिना मतलब के, किसी भी तरह का वो लड़ाई नहीं लड़ने जा रहे हैं और यहाँ बैठे बैठे डिसेबिलिटी हो जा रहे हैं। इसकी जांच के विषय नहीं है ये। वो अपना अफसर टाई अप करके वो कर ले रहे हैं। जो उनका थोड़ा सा भी प्रॉब्लम आ रहा है, अगर हार्ट का प्रॉब्लम, अगर सांस का प्रॉब्लम है तो डिसेबिलिटी, 100% डिसेबिलिटी।
डायबिटीज हो जा रहा है तो 100% डिसेबिलिटी लेकर के बैठ जा रहे हैं। क्यों होना चाहिए ये? मैं बताता हूँ सर क्या ये समस्याएं हैं हम लोगों की, ये समस्याएं हैं जो सरकार को इसके बारे में सोचने की जरूरत है। कैग को रिपोर्ट तो हम नहीं बोल रहे हैं, कैग बोल रहा है, उसकी कैग को तो मानना चाहिए। अगर हम गलत हैं, मान के चलिएगा हम यहाँ धरना पर बैठे हुए हैं तो गलत मांगों के लिए बैठे हुए हैं, लेकिन आप ही का कैग रिपोर्ट दे रहा है, तो ये तो बनता है, फर्ज बनता है हमारा। अभी जनरल सतवीर जी ने एक मतलब लेटर लिखा था सरकार को, और उसके अंदर आप लोगों की समस्याओं के लिए लिखा है। वो तो 97% का सहारा लेकर के आपने उल्लू सीधा कर लिए, भाग गए यहाँ से अपनी सारी समस्या सारा चीज जेब भर करके, और जो सपोर्ट किए उनका 97%, उनको पीछे छोड़कर पीठ में छोड़ा भोग करके भाग गए यहाँ से। उनका क्या फर्ज बन रहा था? उनको लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए थी कि 15,000 उसको मिल रहा है तो हमको इनको भी मिलना चाहिए, बराबर बराबर दो, तब ना हम जानते कि वो हमारे लिए काम कर रहे हैं, तब ना हम जानते कि वो हमारे फर्ज के लिए काम कर रहे हैं, जवानों के साथ काम कर रहे हैं। वो तो हमारे साथ गद्दारी करके यहाँ से चले गए। हाँ जी। जीडी बख्शिश साहब लगातार टीवी पैनल के ऊपर बैठ करके कहते हैं मेरा जवान, मेरा जवान, मेरा सैनिक, मेरा सैनिक। क्या लगता है कि ये जितने कर रहे हैं वो अपना उल्लू सीधा करते हैं। कौन अफसर के बारे में आज तक आपने सुना कि हमारा जवान को ये फैसिलिटी मिलना चाहिए, उनके परिवार को ये फैसिलिटी मिलना चाहिए, उनका ये हक है, उनको हक मिलना चाहिए? कोई भी अफसर को बता दीजिए इंडिया भारत में जो ये अफसर जवानों के बारे में सोचता होगा। कुछ सोचने की कोशिश भी किए गए हैं तो उनको भी मार दिया गया है, खत्म कर दिया गया है। तो हम एक क्लियर शब्दों में बोलते हैं कि जो सरकार के साथ बैठे हुए हैं, जो सरकार को ही केवल सोचते हैं कि हमारा पेट भरे और किसी का पेट नहीं भरे। अब सुनने में हमें आता है कि अफसर मलाई खा गया, आप लोगों के हाथ में एक भिखारी बना करके कटोरा भी दिया है। तो भाई को तो इसीलिए तो हम लोग बैठे हुए हैं। अगर कटोरा नहीं, हम लोग अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो आने वाला समय में हमारा पेंशन, आने वाला जो हमारा भविष्य आ रहा है, हमारा जो आने वाली पीढ़ी है, उनको तो कटोरा और भीख मंगाने के लिए रोड पर बैठा देंगे। कल या परसों दिन के हमारे डिफेंस मिनिस्टर का एक कहना था कि जवान का फायदा उठावे सरकार, एक राष्ट्र धरोहर है, लेकिन केवल वहाँ मीडिया पर बोल देना, उसके बाद क्या होता है जवानों के साथ आकर के, पूर्व सैनिकों के साथ एक बार बैठ करके तो देखें कि उनकी स्थिति क्या है। सिक्योरिटी गार्ड में मजबूरन खड़ा होना पड़ रहा है। आप एक डिफेंस मिनिस्टर के तौर पर आप मीडिया को ये बोल रहे हैं, लेकिन उसके लिए आप कर क्या रहे हैं? क्या करने की कोशिश किए हैं? केवल पेपर में और टीवी में छपवाने के लिए कि राष्ट्र धरोहर है। राष्ट्र के धरोहर के ऊपर राष्ट्र धरोहर है उसका, तो राष्ट्र धरोहर का उसका फर्ज को निभाइए। अगर वो पेंशन आ गया, अगर वो पूर्व सैनिक है तो पर भी वो राष्ट्र धरोहर है, और उसका अगर इस्तेमाल करेंगे तो देश के एक बहुत बड़ा अशेष्ट आप भारत निर्माण में आप सहयोग देंगे। लेकिन ये कोई नहीं सोचने के लिए है। अफसर और किस तरह से एक जवान का शोषण कर रहा है सेना? अभी वर्तमान में सेना का स्थिति बहुत पुअर है। जो हमारे जवानों से बातचीत होता है, वो अंदर का भी माहौल बहुत ख़राब है और बाहर का माहौल तो आप देख ही रहे हैं। जैसे सारा चीज़ सिक्योरिटी के बारे में बोलना उचित नहीं है, लेकिन अगर ये नहीं किया गया तो आने वाला भविष्य हमारे देश के लिए अच्छा नहीं है। हम ये मान के चले कि कुछ ऐसा है जो कैमरे पे या चर्चा नहीं की जा सकती, लेकिन कुछ ऐसा है जिसके कारण कहीं ना कहीं जवान का शोषण हो रहा है। शोषण हो रहा है, 100% शोषण हो रहा है, और जिसके कारण ये केवल जनता, ये केवल जवान के साथ शोषण नहीं हो रहा है, ये देश के साथ शोषण हो रहा है। अगर ऐसा ही चलते रहा तो हमारा देश का बहुत बड़ा नुकसान होगा। सर, फिर आपको नहीं लगता कि जब इतना बड़ा कोई शोषण हो रहा है जवान के साथ भी और पूरे भारतवासियों के साथ भी, तो उसके बारे में तो कम से कम भारतवासियों के सामने चर्चा करनी चाहिए? सबसे बड़ा रीज़न ये है कि एक हमारा देश, पूरे वर्ल्ड में हमारा सेना का एक सम्मान है, इज्जत है कि हमारे जो फौजी है, हमारा फौजी है, वो हम देशभक्ति के तौर पर एक ऐसा देशभक्त का पाठ पढ़ाया जाता है जो कि हम लोग अपने देश के खिलाफ नहीं जा सकते। मैं खिलाफ जाने की बात नहीं कर रहा हूँ। देश के खिलाफ नहीं जा सकते हैं। देश के जो हमारी कमियां हैं हम सह लेंगे, हम देश की सेवा कर रहे हैं, हम सह लेंगे, लेकिन अगर देश की जो वहाँ की कमियां को अगर हम उजागर करेंगे तो हमारा दुश्मन भी इसका फ़ायदा उठाएगा।
सही कैसे होगी वो विसंगति, वो कमी, वो शोषण किस तरह से सही हो सकता है? हम लोग इसका प्रयास कर रहे हैं, हर एक मुद्दा, हर एक चीज उठा रहे हैं। हम लोग पूर्व सैनिक के यहाँ कर क्या रहे हैं, यही कर रहे हैं कि हम लोग के साथ ये प्रॉब्लम हो रहा है। वहाँ पे दूरियां है, सेना में अफसर जवान और जेसीयू के बीच में काफ़ी दूरियां हैं, उसको पाटने की ज़रूरत है। सेना के साथ जो शोषण, जो एक्चुअल उसका वर्क है वो करने नहीं दिया जा रहा है, उसका प्रयोग किसी और ढंग से लिया जा रहा है जो कि जायज़ नहीं है। अगर हम लड़ने के लिए वहाँ गए हैं तो किसी के क्वार्टर में बैठने के लिए नहीं गए हैं, मतलब किसी हेडक्वार्टर में जा करके हम अपना बैठने समय बर्बाद करने के लिए नहीं आए हैं। हमारा जो फर्ज है वो लड़ने के लिए फर्ज बनाया गया है और हमारी आधा सेना आर्मी हेडक्वार्टर में बैठी हुई है। क्यों बैठी हुई है? आप बताओ ना, क्यों बैठे हैं? जवान को तो लड़ना चाहिए। नहीं तो वो तो हमारे अफसर को सोचना चाहिए ना, ये हमारे कर्ता धर्ता को सोचना चाहिए कि क्यों, आखिर वहाँ हमारा आधा सेना क्या कर रहा है, क्यों। हम कुछ दिन पहले सुने होंगे किसी बड़े नेता का कहना कि आधा तो सेना दिल्ली के सड़कों पे कुत्ता घुमा रही है। बिल्कुल सुना है ना। तो यही सबसे बड़ी विसंगतियां है, यही सबसे बड़ी समस्या है देश में, सबसे बड़ा सेना के अंदर यही समस्या है। अगर ये हल नहीं किया गया ना तो बहुत बुरा होने वाला है। अब अगर मोदी जी लगातार आप लोग अपनी बात रख रहे हैं, रक्षा मंत्री तक भी पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, मोदी जी तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन अगर आवाज तो ऐसा नहीं है कि नहीं पहुंचे, पहुंच गई। उनको पता है कि लगातार जब, क्योंकि यहाँ पे सोई का पत्ता भी हिलता है तो भी वहाँ तक आवाज जरूर जाती है। और आप लोग तो जवान यहाँ पर पिछले 57 दिन से बैठे हैं, तब भी अगर सरकार नहीं ध्यान देती है आप लोगों तक, तो अगला कदम क्या होगा? देखिए सर, हम लोग तो कोशिश कर रहे हैं सरकार को ध्यान दिलाने के लिए, आगे जो भी हो सकता है वो भी करने के लिए हम लोग तैयार हैं। जितनी हम लोग के साथ जुल्म करने का सरकार, वो भी हम लोग सहने के लिए तैयार हैं, पीछे नहीं हटने के लिए तैयार हैं। और दूसरे 2014 से लेकर के हमारे ही ऊपर तो आपने शासन किया, हमारे ही ऊपर तो आपने वहाँ पे बड़े बड़े भाषण दे करके चुनाव लड़े, हमारे ही जवानों के एमएसपी के ऊपर तो आपने खुलेआम मंच पर खड़ा होकर के बोला कि हमारा सिपाही है, उसका एमएसपी का अधिकार है, क्या बोलते हैं, उसका जो अधिकार है उसमें किसी भी तरह की कटौती नहीं किया जाएगा। प्रीमैचर का मुद्दा उन्हीं ने उठाया था और 2014 के बाद वो आपने बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया भाई? आपने उसके ऊपर सरेआम जनता के बीच में खड़ा होकर के, यानी कि आप झूठ बोल रहे हैं। आपको या तो ये बोलना नहीं चाहिए था कि हम समान के हमारा जवान सिपाही है, चाहे 15 साल का हो चाहे 21 साल का हो, वो उसको एमएसपी, उसको प्रीमैचर वो गया है तो किस वजह से गया है, उसको भेजा गया है तो उसको प्रीमैचर की फैसिलिटी मिलेगा और आपने 14 से बंद खत्म कर दिया। अब कोई आवाज नहीं उठती हो। देख लीजिए इस बात को। आप एक प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री, भारत के सबसे जनप्रिय प्रधानमंत्री होकर के आपने अगर मंच से ऐसा बोलेंगे तो आपका क्या महत्व रहेगा? अब आप बिहार से आए हैं, जो पूरे भारत देश में बहुत सारे पूर्व सैनिकों को अभी इसके बारे में नहीं पता है कि कहीं ना कहीं उनके हक की आवाज़ जो है जंतर मंतर के माध्यम से यहाँ पर उठाई जा रही है। क्या मैसेज देना चाहेंगे बिहार के सैनिकों को या बाकी तमाम अलग राज्यों के? देखिए सर, अभी लगभग हमारे तरफ से मैक्सिमम पूर्व सैनिकों के पता लग चुका है। मैं अपने बिहार के सैनिकों के तरफ से मैं ये बोलूँगा कि बिहार में जिस तरह से इस आंदोलन के बारे में लोगों के बीच में जागृति हुआ है वो बहुत ही काबिले तारीफ है और साधुवाद है। कैसे कि हमारा डिस्ट्रिक्ट एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है। हम लोग का एक मीटिंग हुआ था फर्स्ट संडे को 2 तारीख को, उसमें करीब 100 आदमी, केवल एक मैसेज हम लोग दिए और एक छोटा सा जगह हम लोग के सरकार की तरफ से मिला हुआ है बैठने के लिए, मीटिंग करने के लिए, और वो रूम खचाखच भर गया और वो सारे सैनिक बोले कि सर हमारा प्रतिनिधि औरंगाबाद का जाना चाहिए दिल्ली में और उसके लिए हम मदद करेंगे। हर एक आदमी मदद के लिए तैयार हुआ, चाहे 100 रुपये, चाहे 200 रुपये, चाहे 500 रुपये, हर एक आदमी दिया और हम लोग के यहाँ तक भेजा। मैं इसी तरह से आह्वान करता हूँ पूरे बिहार के सैनिकों को भी कि इसी तरह से हर सैनिक, हर डिस्ट्रिक्ट से 2 सैनिक, 4 सैनिक आए और यहाँ पे बैठे और हमारे जो सैनिक यहाँ पे बैठे हुए हैं उनको मदद करें। मैं आह्वान करता हूँ इसके लेकर के, और बिहार के पूर्व सैनिक, सारे पूर्व सैनिक यहाँ आने के लिए कभी भी एक आह्वान पर पूरे सैनिक यहाँ भर जाने के लिए तैयार हैं। अच्छा, आप क्या बताना चाह रहे थे? मैं ये बोल रहा था कि देखिए, जो डिस्पैरिटी की बात की आपने कि क्या फ़र्क है। 2006 की मैं बात करता हूँ, जब 6 पे कमीशन आया तब लेफ्टिनेंट कर्नल का जो बेसिक था वो 14,600 रुपये था।
और एक JCO का था 11,000 रुपये। आज वो JCO का जो 11,000 है वो 25,000 रुपये हुआ है केवल, और वो जो 14,600 रुपये था आज 95,400 हो गया है। जो कर्नल जो था, जो 26,050 रुपये लेता था 6 पे कमीशन में, जब OROP 1 आया तो उसको 10,000 रुपये का सीधा इंक्रीमेंट हुआ और वो 36,300 पे पहुँच गया। और उसके 3 महीने के बाद में पे कमीशन आ गया 7 पे कमीशन, उसको 2.57 से मल्टीप्लाई कर दिया गया। तो वो जो 10,000 का इंक्रीमेंट था वो सीधे 25,800 के आसपास बढ़ गया। तो जो 26,000 रुपये बेसिक पेंशन ले रहा था कर्नल, ब्रिगेडियर जो 26,150 ले रहा था, मेजर जनरल जो 26,250 ले रहा था, वो सीधे के सीधे 1 लाख के आसपास पहुंच गए। और एक जो जवान जो था, जो 5,000 ले रहा था, आज केवल 11-12 हज़ार रुपये ले रहा है। ये विसंगति है। तो वो JCO जिसको आपने देखा होगा, इस OROP 1 से पहले एक UPA गवर्नमेंट ने एक रिफिक्सेशन किया था, नॉमिनल OROP टाइप का था। मनमोहन सिंह सरकार क्योंकि डेस्परेट में थी तो कुछ ना कुछ बढ़ना चाहिए, तो उन्होंने बढ़ाया। उस समय भी जवानों का कुछ बढ़ा, अफसोस का बहुत बड़ा। और JCO उस समय सीधे उस सर्कुलर में है, PCD सर्कुलर में, नो चेंज। उस समय भी उनके साथ धोखा हुआ। OROP 1 में भी JCOs का किसी का 100 रुपये बढ़ा, किसी का 300 रुपये बढ़ा, केवल 400 रुपये। मान लीजिए किसी का 400 रुपये बढ़ा तो 2.57 के बाद में पे कमीशन आया तो वो कितना हो गया सब, 1,000 रुपये से कम। एक JCO जो एक अफसर और जवान के बीच की कड़ी है, उसको केवल 1,000 रुपये का फ़र्क हो रहा है OROP 1 से, और वही एक लेफ्टिनेंट कर्नल को 10,000 रुपये का बेसिक पेंशन में हो रहा है। अब बेसिक पेंशन पे डीए लगाइए, जो 36,000 बेसिक हो गई वो सीधे के सीधे पहुंच गई 96,000 को एक कर्नल के लिए। अब उस कर्नल को जो 96,000 ले रहा है, उसका OROP 2 में बढ़ गया, हो गया 1,05,750 रुपये। ब्रिगेडियर का हो गया 1,08,800 रुपये। तो ये डिस्पेरिटी जो है बहुत ही गलत है और बहुत खाई बन गई, सीधी सी बात है। अब वो इसीलिए 97% जो फंड की बात करते हैं वो ये है, क्योंकि मैक्सिमम 97% ऑफ द फंड हैज गॉन टू द ऑफिसर्स एंड दैट टू कमीशन अफसर। अब आपने कहा कि ये जो गैप है ये कैसे हुआ, ये शुरू से हुआ सर। और आपने कहा कि ऑफिसर जो फील्ड में है और जो यहाँ नहीं, जो जवान हैं, जैसे सर ने बोला कि जवान को घरों में लगा रखा है, एक कर्नल के साथ में लगा रखा है, 2 जवान, 3 जवान लगा रखा है। वो नहीं होना चाहिए। जवान फील्ड के लिए बना ना, उसको फील्ड में यूज़ करो भाई। ये चीज़ें हैं, हम लोग आह्वान करें। मैं भी कानपुर से आया हूँ यहाँ लास्ट मंथ में, उसके बाद अब तो जवानों में अब ये बात उठ रही है कि भाई हमारे साथ में हमको आगे, यही मेजर जनरल सतवीर सिंह इसी जंतर मंतर पे मैं कई बार आया था, उस समय भी बहुत आया, काफ़ी लोगों को लाया। उसी समय बोलता था मेरे जवान, मेरे JCO बॉर्डर पे मर रहे हैं, इनको कुछ नहीं मिल रहा है। याद है आपको एक वो रेवाड़ी जो का सिपाही था जिसका कुर्ता जो है पुलिस ने फाड़ दिया था, कैसे धरना दे रहा। आज उस मेजर जनरल सतवीर सिंह को उस जवान की चिंता नहीं है और ना कभी होगी। अब वो एक लेटर लिख दिया, लेटर पे आपको तो मालूम है कि लेटर डस्टबिन बाबूजी लोगों के फाइल में चली आती है, कुछ नहीं होने वाला। कुछ हाँ, एक दिखाने के लिए जरूर होगा कि भाई हमने आपका केस टेकअप किया, आपके केस के लिए हम पीछे पड़े हैं, भाई सरकार नहीं बढ़ी तो हम क्या करते हैं। और खुद बोलते हैं कि हम इस कमेटी में नहीं हैं, लेकिन आप लॉबी तो करते हो भाई। साउथ ब्लॉक के मीटिंग में आप जा जाते हो ना कि वो जवान जाता है ना JCO। हाँ, तो इससे आपके माध्यम से मैं सरकार से ये भी बोलूँगा कि आप जो है सतवीर सिंह की जो लीग है उसके कमेटी के मेंबर ना बुला के आप जवानों को बुलाओ। JCO के केस के JCO के लिए बुलाइए, JCO बुलाइए, जवान के लिए जवान को बुलाइए, ऑफिसर के लिए ऑफिसर को बुलाइए। लेकिन ये नहीं कि आप जो उन्होंने बोल दिया उसके बाद में ले लीजिए। डिसेबिलिटी पेंशन में जो आपने कहा कि कैसे होता है, डिसेबिलिटी पेंशन पे भाई कमीशन ऑफ ऑफिसर है, कर्नल हॉस्पिटल में बैठा हुआ है, पोस्टमेट है, साथ मैच में मिलते हैं, घर में रहते हैं, वो लॉबी करके मेडिकल जो रिलीज मेडिकल बोर्ड होता है उस समय उन्होंने 30% रिकमेंड करा लिया, 40% रिकमेंड करा दिया। मेडिकल बोर्ड के बाद के पेपर वो PCDA में गए, उन्होंने पूरा का पूरा अप्रूव कर दिया। जवान के केस में वो रिकमेंडेशन अगर कर भी दिया MH ने 20% 30%, दे ब्रॉट डाउन टू 19%। जहाँ 19% हुआ तो डिसेबिलिटी रिजेक्टेड, बिकॉज कम से कम 20% चाहिए
उसको 19 आप डाटा आरटीआई से देख लीजिए कि कितने परसेंट जो है, कितने परसेंट जवानों का डिसेबिलिटी पेंशन जो रिलीज मेडिकल बोर्ड ने रिकमेंड किया था, दैट हैज़ बीन ब्रॉट डाउन टू 19%. यू विल बी वेरी एस्टोनिश्ड टू सी दिस डाटा. लेकिन उनकी कोई आवाज़ नहीं है, उनकी कोई यूनियन नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है. तो ये सब केसेस हैं, सरकार को ध्यान देना चाहिए. सरकार के लिए हमने प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब को वोट दिया है और आगे भी देंगे. ऐसी बात नहीं है कि हम वो राष्ट्रभक्त रहे हैं और राष्ट्रभक्त हैं. देश के लिए हम मरते रहेंगे. लेकिन उन्होंने रेवाड़ी से कहा था किसी जवान के साथ में गलत नहीं होगा. लेकिन मोदी साहब जवानों के साथ में गलत हो रहा है. इस पे आपको ध्यान देना है. राजनाथ सिंह जी, आपने कानपुर में कहा था, लखनऊ में कहा था कि जवान के लिए हम करेंगे, लेकिन वो भी नहीं किया आपने. कम से कम उनके ट्वीट का जवाब तो दे दीजिए. आप तो बिल्कुल जवाब ही नहीं देते. सर आप कैसे बताएंगे, आप भी बिहार से पहुंचे हैं और कैसे देख रहे हैं आज इस धरने को, क्या बताएंगे? जिस तरह से धरना साहब लोग बताए हैं कि ऑफिसर के पास जो जवान है, ऑफिसर का सर्वेंट अलाउंस मिलता है, उन लोग को सर्वेंट अलाउंस मिलता है, फिर भी उन लोग जवान रखे हुए हैं. दिक्कत यही आ रही है, जवान को यहाँ न चलकर बॉर्डर पर भेजना चाहिए. जो हमारे भाइयों के साथ मिल के वो लड़ेंगे, मगर वो न होकर, और जब जितनी अधिकारीगण हैं वो कर्नल, लेफ्टिनेंट, ब्रिगेडियर जनरल तक फिट रहते हैं, जब रिटायर होने का बारी आता है तो किसी तरह कैटेगरी डाउन करके और पैसा लेने के लिए बोर्ड आउट करके वो चले जाते हैं. यही दिक्कत है. बाकी सब दोनों साहब लोग बता दिए कि इस चीज़ में मतभेद हो रहा है. तो जब सर्वेंट अलाउंस अफसरों को मिल रहा है तो फिर वहाँ जवान की क्या ज़रूरी है. जवान को बॉर्डर पर भेजना चाहिए ताकि हमारे जवान जो भाई वहाँ हैं उनके साथ मिलकर आगे का जो भी देश के लड़ाई के लिए या रोकने के लिए लगाया गया है उसमें मदद मिले. विशेष निवेदन करूंगा 56 इंच की छाती वाले, सीने वाले मोदी जी से, और तमाम देखिए यहाँ पे पूर्व जवान सैनिक यहाँ पर मौजूद हैं. और जबकि सच मायने में तो 56 इंच का सीना हमारे जवान का है, जो बॉर्डर पे खड़ा होकर सीना तान कर गोली मारने के लिए और गोली खाने के लिए भी तैयार रहता है. 56 इंच की सीना की बात जहाँ तक होती है सर, 56 इंच की सीना की नाप हम लोगों की होती है. मोदी जी के तो कभी कोई नापा नहीं है. केवल बोल देने से 56 इंच की सीना नहीं होती है, करके दिखाने से. जब भर्ती होता है तब भी सीना नापा जाता है. तो और दावे के साथ कह सकता हूँ हर एक भारतीय जवान का, हर एक भारतीय सैनिक का, हर एक भारतीय फौजी का सीना 56 इंच का जरूर है और उससे ऊपर ही होगा, उससे ऊपर ही होगा. और निवेदन करूंगा मोदी जी, जो हमारे भारतीय सेना के जवान जो अपनी सिर्फ जो उनके साथ जो शोषण हुआ है, सिर्फ उनको पूरा करने के लिए ये लोग यहाँ पर धरने पे बैठे हैं, बजाय कि किसी अन्य डिमांड करने के लिए. ये लोग कोई मांग नहीं कर रहे हैं. ये लोग चाह रहे हैं हमारे साथ जो शोषण हुआ है केवल और केवल सिर्फ उनको दूर कर दें. और आपसे बहुत उम्मीद लगाकर ये बैठे हैं भारतीय सेना के जवान. चाहूँगा एक बार वाकई अगर भारतीय सेना से आप प्यार करते हैं, भारत देश से प्यार करते हैं, भारतीय सेना से प्यार करते हैं, तो एक बार वीडियो को शेयर करने में बिल्कुल भी संकोच ना करें. जय हिंद, जय भारत.